गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं फिनॉल चैप्टर, जिसमें अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि फिनॉल क्या होता है, इसे हम लैब में और इंडस्ट्री में कैसे बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल एंड एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ठीक है, चलिए पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर रखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसमें आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो आप अपने बुक से नोट कर लेना। ठीक है, बहुत आसान है वो। थोड़ा बहुत इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि जो प्योर फिनॉल्स होते हैं, प्योर फिनॉल जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, बस आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके रेगुलर के एग्जाम में आता है। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या आप 12th के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कौन? एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फिनॉल चैप्टर में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको बता देती हूँ, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप बुक से नोट कर लेना। तो जो फिनॉल्स होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, प्योर फिनॉल। लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आते हैं, एयर में आते हैं, लाइट के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, प्योर फिनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। दे टर्न पिंक और रेड ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। हवा और लाइट के संपर्क में आने पर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो कलरलेस लिक्विड से पिंक या रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इनकी जो फ्रेगनेंस है, आपने हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा फिनॉल से जो पोछा वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो महक होती है बहुत ही अलग टाइप की महक। ठीक है, वैसे भी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक महक तो होती है, खुशबू तो होती है। तो ये जो फिनॉल होता है, इनकी जो फ्रेगनेंस है, इनकी जो ऑर्डर है, वो क्या है, कार्बोनिक ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तीक्ष्ण। तो इस कार्बोनिक के नाम पर ही फिनॉल का नाम पड़ा है कार्बोलिक एसिड। हम फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो कार्बोलिक टाइप की होती है। एरोमेटिक कंपाउंड की फ्रेगनेंस तो होती है। चलो, तो यहाँ पर आपकी होगी फिनॉल की कहानी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। इसमें से आपके, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की या आईआईटी की, तो इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट है आप, तो उसमें भी ये पूछता है, आपको 4-5 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि इन सभी कंपाउंड्स को ऑर्डर में रखिए, किसकी ज्यादा एसिडिक होगी, कौन कम एसिडिक होगा। ठीक है, फिनॉल के अलग अलग डेरिवेटिव्स होंगे और कहेगा कि आप इनको ऑर्डर में रखिए और ये बताइए कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल से, इसलिए पूरा ध्यान अपना आप बोर्ड पर ही रखिएगा। बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, आपका बोर्ड पर ही ध्यान रहना चाहिए। तो अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है, स्टार्टिंग हो रही है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको फिनॉल में। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर में भी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ। तो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ पजेसेस एसिडिक प्रॉपर्टीज। एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एल्कोहल में भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फिनॉल में भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH इसमें भी होता है, फिनॉल में भी, और अल्कोहल में भी OH होता है। ठीक है, अल्कोहल मतलब ROH, फिनॉल मतलब एराइल ग्रुप से OH अटैच है। एराइल ग्रुप मतलब ये वाला बेंजीन ग्रुप, इसी को तो हम एराइल कहते हैं। इसको एराइल भी कह सकते हैं या इसको फिनाइल भी कह सकते हैं, या फेनिल भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, इसे हम फेनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। मतलब ये जो बेंजीन है ना, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन को हम हटा दे, एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दे, तो ये जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को हम बोलेंगे C6H5 ग्रुप, क्योंकि एक इसकी वैलेंसी फ्री है कार्बन की। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बना C6H5 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एराइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप या फेनिल ग्रुप भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंबल क्या होता है इसका, AR या PH। अब अगर हम इस एक जो वैलेंसी फ्री है इस कार्बन की, हाइड्रोजन को हटने के बाद अगर हम यहाँ पर OH को जोड़ दे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दे, तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, फिनॉल बनेगा। ठीक है, जैसे इसको हमने AR लिखा, यहाँ पर OH को जोड़ दिया तो क्या बन गया, एराइल OH मतलब फिनॉल।
यहाँ पर पीएच OH को जोड़ दिया तो क्या बन गया, फिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का वो ROH, जिसमें R क्या है, एल्किल ग्रुप, और जो फिनॉल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है AROH लिखो या PHOH लिखो। ठीक है, ये फिनॉल का जनरल फॉर्मूला है। AR यहाँ पे क्या है, C6H5, PH क्या है, C6H5। ओके, ये सब बस आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे आपको पता होगा ये सब। ठीक है, तो जो अल्कोहल होता है इसमें भी OH होता है और फिनॉल जो होता है उसमें भी OH होता है। ठीक है, अल्कोहल का OH भी कार्बन से अटैच है, फिनॉल का OH भी कार्बन से अटैच है, और इन दोनों में ही एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। एसिडिक प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड में है, ये हम कैसे पता करते हैं, बताइए कि किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड एसिड है वो हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज दैट कि मैंने बात किया CH3OH का, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें, फिनॉल की बात करें, तो यहाँ पर जो OH है वो भी कार्बन से अटैच है, इस अल्कोहल का OH भी कार्बन से अटैच है, इस फिनॉल का OH भी कार्बन से अटैच है। फिर डिफरेंस क्या है, ध्यान से देख के बताओ डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि ये जो आपका CH3OH है, ठीक है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच है और 1 वैलेंसी ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो आपका बेंजीन रिंग है, आप सबको पता होगा कि हर कार्बन बेंजीन रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यही कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, और ये कार्बन फिर हाइड्रोजन, सॉरी ये ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये जो बेंजीन रिंग में सारे जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये sp2 कार्बन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 कार्बन से अटैच होता है, फिनॉल का जो ऑक्सीजन होता है वो sp2 कार्बन से अटैच होता है। अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा बहुत कुछ अभी इसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि sp3 होने की वजह से क्या फायदा हुआ, sp2 होने की वजह से क्या फायदा हुआ, काफी कुछ बताऊंगी। ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान अपना बोर्ड पर ही रखिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि कोई भी जो कंपाउंड होते हैं वो एसिड होते हैं, ये हम कैसे पता करते हैं, कैसे पता करते हैं बताइए। अगर आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे कि उस कंपाउंड का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करा देंगे। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब वो एसिड है कि नहीं, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो H को लिबरेट कर रहा है कि नहीं हाइड्रोजन को, ये कैसे पता करेंगे, हम उस कंपाउंड का रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से करा देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे ही हमने उस कंपाउंड के संपर्क में लाया, दोनों में रिएक्शन होगी और एक बहुत ही स्पेसिफिक गैस निकलेगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है इसका मतलब जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है वो क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, उसमें एसिड, वो एसिड है, वो H+ को निकाल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया A, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैंने किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सपोज दैट मैग्नीशियम से करा दिया या सोडियम से करा दिया, ठीक है, या एल्युमिनियम से करा दिया, तो किसी मेटल से मैंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करा दिया, तो अगर रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में H+ को निकालने की क्षमता है, कैपेसिटी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड H+ निकाल रहा है, क्योंकि ये तो मेटल है, इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन यहीं से ना आया होगा, तभी तो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकला। तो यहां से ये H+ को निकाला, तभी H+ दूसरे H+ के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल रहा है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड से H+ निकल रहा है, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कौन एसिड है कौन नहीं है। तो आपका यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से H+ बाहर निकल रहा है, मतलब ये एसिड है। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो ये तो भाई हमें दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो दिखता नहीं है। फिर कैसे पता करेंगे कि जो आपका गैस लिबरेट हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। काफी बच्चों को पता होगा ये बात।
कि हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं लैब में। ठीक है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप कर सकते हो लैब में भी इसे, कि आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है, और ये पता करना है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और उस पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का जो तार आता है या मेटल आता है उसको टुकड़ों में करके उसमें डाल दो टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, सेक करो, रिएक्शन बहुत तेजी से होगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है सोडियम और मैग्नीशियम, तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगा और एक बुदबुदाहट के साथ एक गैस बाहर निकलेगी। अब वो जो गैस, जैसे सपोज दैट ये टेस्ट ट्यूब है, अब यहाँ से वो गैस बाहर निकल रही है और आप एक जलती हुई कागज का टुकड़ा या माचिस की तीली, कोई भी जलता हुआ कोई चीज लेकर आके इसके ऊपर जैसे ही रखेंगे तो जो गैस बाहर निकल रही है वो जैसे ही आंख के संपर्क में आएगी तो पॉप करके एक साउंड आएगा, पॉप 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 करके इस तरह से साउंड आएगा, एक ही बार आएगा। जैसे वो पूरा जो गैस निकल रहा है ना, वो जब आंख के संपर्क में आया तो वो जल गया, तो जलने की वजह से पॉप करके एक साउंड आएगा, तो समझ जाओ कि कौन सा गैस निकल रहा है उस टेस्ट ट्यूब से, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है वो H+ को लिबरेट कर रहा है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर सकते हो या शायद आपने किया भी होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस अगर नहीं किया है तो अपने टीचर से पूछना, टीचर से बोलना कराइए हमें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं वो दोनों ही एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और ये जो अल्कोहल होता है, यहाँ पे 2 मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकूं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे H के फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, मेटल के फॉर्म में, एटम के फॉर्म में, वो हमेशा डायटोमिक गैस है तो H2 के फॉर्म में ही निकलेगा। तो यहाँ पर जब H2 हम लिखेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन हम सोडियम एटम से कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, ये है सोडियम और ये है एल्कोक्साइड। यहां से आपका ये पूरा ब्रेक करेगा H+ और यहाँ पर RO-, और ये देखो 2 है ना यहाँ पे, तो 2H+ निकला और ये दोनों ही मिलकर हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गए। बाकी बचा हुआ 2RO-, 2 सोडियम से मिलकर सोडियम एल्कोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनाया। अब यहाँ पर फिनॉल अगर हम लेते हैं, सेम कहानी, फिनॉल भी क्या करेगा, 2H+ को लिबरेट करेगा और यहाँ पर जो आपका आयन बन रहा है, कौन सा आयन बन रहा है, ArO-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे आपको, इसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है सोडियम के साथ मिलकर 2 यहाँ पर साल्ट बना रहा है, 2ArO- N+ का सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। साथ में 2 हाइड्रोजन गैस आपके, सॉरी 2 आपके नहीं, 2 डाइएटॉमिक हाइड्रोजन गैस आपके बाहर निकल गए। ठीक है, 2 को करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किया है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से क्या पता चला, पता ये चला कि अल्कोहल से भी H निकलता है, मतलब अल्कोहल भी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। फिनॉल से भी H+ निकलता है, तभी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसका मतलब कि फिनॉल भी एसिडिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है, शो करता है। ये पता करने का तरीका है कि ये एसिड होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, H+ को लिबरेट करते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो हमें कहानी समझ में आ रही है कि ये दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा कि अल्कोहल होगा, अब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कि आता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आता है कि फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लैब में भी पूछ सकता है, आपको वाइवा में भी पूछ सकता है और आपके कंपटीशन में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपके रेगुलर के एग्जाम में तो पूछ ही सकता है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, पूरा अच्छा एक्सप्लेन कीजिए इसको। तो एक्सप्लेनेशन जब इसका आप देंगे तो पूरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे, वहां पे काफी कुछ है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझ में आ गया ना। उसके बाद हम बात करेंगे, इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। ठीक है, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ तक कि जो वाटर होता है वो भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल वाले चैप्टर में मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया है कि वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। अगर आपको देखना है तो अल्कोहल वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं,
सब टोटल मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी रीजन को बताने से पहले कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, इसकी रीजन को बताने से पहले यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता रही हूँ जो लैब के लिए इंपॉर्टेंट है, जो वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी आपके आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेते हो और आप एक बीकर लेते हो जिसमें आपने फिनॉल लिया है, ठीक है, और उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो, तो देखोगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि जो आपने कंपाउंड लिया है बीकर में वो एसिडिक प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है, वो फिनॉल है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीकर में आपने अल्कोहल ले लिया और ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डाला, तो आप देखोगे कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। ब्लू लिटमस पेपर जस का तस है, उसमें कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, इफेक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब जो बीकर में आपने लिया है वो अल्कोहल है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम है। ठीक है, उसने ब्लू लिटमस पेपर को चेंज तक नहीं किया, मतलब बहुत ही कम उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में कि आपका फिनॉल और अल्कोहल के लिए बताइए कि आप कैसे लैब में इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला टेस्ट आप बता दीजिएगा कि फिनॉल जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और अल्कोहल ब्लू लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, दूसरा ये भी है जो फिनॉल होता है, ठीक है, जो आपका फिनॉल है वो, और ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो जो आपका फिनॉल होता है वो बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया है ना, तो जब हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, साल्ट और वाटर बनाता है, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फिनॉल लेते हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन कराते हो तो साल्ट बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड का और वाटर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अल्कोहल लिया और उसका रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब साल्ट और वाटर बनेगा ही नहीं। अब ये क्या कहानी है, यहाँ पर आपने जो लिया है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को कैरी कर रहा है। ठीक है, मोर एसिडिक है, इसलिए वो बेस से रिएक्शन किया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कोई ऐसा वैसा बेस तो है नहीं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिनॉल क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, मतलब एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन किया, साल्ट बना, वाटर बना। ठीक है, लेकिन अगर आपने अल्कोहल लिया है तो इतना कम ये एसिडिक होता है कि बेचारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाता है और यहाँ पर न साल्ट बनता है न वाटर बनता है। तो इससे भी आप ये डिफरेंस भी आप वाइवा में बता सकते हो कि इस तरह से भी हम फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि ये फिनॉल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन अल्कोहल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। अब अगर रीजन पूछ दिया एग्जामिनर ने, तब वहां पर अब आप मैं जो बताने वाली हूँ कहानी पूरी लंबी चौड़ी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करता है फिनॉल, क्यों फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आखिर ऐसा रीजन क्या है, तो सब मैं आप बताने वाली हूँ। बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा और ये जो मैं बताने वाली हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वाइवा के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस अल्कोहल के बारे में कि आखिर ये अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिनॉल क्यों किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ROH ये क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पर आपका R के जगह पे आप C2H5 ले लीजिए, एल्किल ग्रुप या CH3 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रिएक्शन को दिखाऊं, वैसे तो ये रिएक्शन करेगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए इस रिएक्शन को दिखाऊं तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट मतलब एसिड और बेस रिएक्शन करके जो साल्ट बनाते हैं ना, वही साल्ट। क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा H प्लस, यहाँ पर, यहाँ से ब्रेक करेगा माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, तो बन जाएगा आपका H2O, साथ में आपके बनेंगे सोडियम एल्कोक्साइड RO नेगेटिव, सोडियम प्लस साल्ट। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। ये रिएक्शन होती नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर ध्यान दो कि इस रिएक्शन को होने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीटली आयोनाइज होगा सोडियम प्लस और OH माइनस में, लेकिन इसके अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो यहां से ये ब्रेक हो रहा है, RO नेगेटिव बन रहा है और H प्लस बन रहा है।
तो ये क्या होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर वाटर बनने के लिए आप OH माइनस जो बेस है वो इस पर अटैक करेगा ना, ये OH माइनस बेस H प्लस पर अटैक करेगा, तब तो जाकर आपका H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर H प्लस अगर अलग होगा इस RO माइनस से, तब तो ये OH माइनस इसको हटाकर बाहर निकलेगा H2O के फॉर्म में। जब ये H प्लस इस RO माइनस से अलग ही नहीं हो पाएगा, सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, तो ये OH माइनस इस H प्लस को कैसे लेकर H2O बनाएगा? थिंक अबाउट इट। मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो कि जो बेस है OH माइनस इस H प्लस को लेकर H2O बनाएगा, राइट। लेकिन ऐसा कुछ हो कि ये H प्लस इस RO माइनस को छोड़कर निकले ही ना, इस OH माइनस को अपने पास फटकने ही ना देगा कि भागो तुम यहां से, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं इस RO माइनस को छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, मैं इन दोनों के साथ ही चिपका रहूंगा। ये H प्लस कह रहा है कि मैं इसके साथ ही चिपका रहूंगा, मैं तुम OH माइनस के साथ नहीं जाऊंगा और H2O नहीं बनाऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये बेचारा OH माइनस क्या करेगा? अब इसको जब ये जाने को तैयारी नहीं है, तो ये तो जस का तस ही पड़ा रहेगा सोल्यूशन में Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में, और ये H प्लस इस O के साथ ही अटैच होगा। अब ये क्यों नहीं जाना चाहेगा? आखिर ये सेपरेट क्यों नहीं होना चाह रहा है? आयोनाइज क्यों नहीं होना चाह रहा है? RO माइनस से सेपरेट क्यों नहीं होना चाह रहा है? जरा सोच के बताओ मुझे, जरा दिमाग पे जोर डालो कि क्यों ये H प्लस इस O माइनस से अलग होना ही नहीं चाह रहा है। इसके पीछे का कारण है ये R, ये एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो होता है R, इसे हम एल्किल ग्रुप कहते हैं ना, जैसे CH3 हो गया आपका एल्किल ग्रुप, जैसे C2H5 हो गया आपका एल्किल ग्रुप। ये जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने वाला ग्रुप, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये एल्किल ग्रुप शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, जिसके वजह से जो O है इसके चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी, तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ाई हूं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी किसी एटम के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, अपोजिट रिलेशन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब उसका पेट भूख जो खत्म हो गया, तो अब भाई उसको तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? घट ही जाएगी, अब वो खाने की तलाश में तो बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस प्लस आई ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, इसकी भूख शांत हो जाएगी, तो ये बगल से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच ही नहीं पाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। कहां से? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये H प्लस के रूप में लिबरेट बाहर नहीं हो पाएगा। जब आदमी को भूख लगता है तभी तो वो खाना खाने जाता है, जब भूख ही नहीं लगा है तो वो खाना ही क्यों बनाएगा, खाने क्यों जाएगा? वही हाल है इस ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप की वजह से इसके चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये H जो है वो H प्लस के रूप में बाहर रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से ये OH माइनस उसको पकड़ नहीं पाएगा और H2O में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ये बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता रही हूँ, दूसरे तरीके से बता रही हूँ, दूसरे तरीके से क्या पता आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका भी है, बात समझो पहले। यहां पर आपका जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई को शो कर रहा है। सपोज दैट कि यहाँ पर H प्लस आपका लिबरेट हो गया बाहर, सपोज दैट, मान लो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मान लो आप कि आपका H प्लस निकल गया बाहर और इस OH माइनस के साथ मिलकर H2O बना लिया, तो यहाँ पर कौन सा आयन बचा? यहाँ पर बचा आपका RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम है इसका? एल्कोक्साइड आयन बचा। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है, अब मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी आयन अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, ना कि डिस्टेबलाइज। अगर वो किसी वजह से डिस्टेबलाइज हो रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को खो रहा है, तो वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
बात समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? कोई भी आयन अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। अगर वो मजबूत नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, डीस्टेबलाइज हो जा रहा है, तो वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, वो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा? मॉलिक्यूल बना लेगा। वही केस फ्री रेडिकल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो आपका जो एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पर H को निकालने के बाद O पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये जो R है ये प्लस I को शो कर रहा है, प्लस I इफेक्ट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ भर गया है, एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो H प्लस बाहर निकला था, ये जो आपका अल्कोहल ने जो H प्लस को बाहर निकाला था, इस अल्कोहल ने जो H प्लस को बाहर निकाला था, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भर गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा भर जाएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ पकड़ लेगा, जिसकी वजह से वापस से ये H प्लस जो लिबरेट हुआ था, इसके साथ आके जुड़कर वापस से अल्कोहल बना लेगा। तो H प्लस सोल्यूशन में निकल ही नहीं पाया। ये इस ऑक्सीजन ने वापस से उस H प्लस को पकड़कर क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। जब H प्लस निकला ही नहीं, तो वो OH माइनस के पास जाएगा कैसे? नहीं जा पाएगा, और फिर वाटर आपका बनेगा ही नहीं, आपका रिएक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर नो रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? कोई भी आयन जो होता है, फिर से बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, वैसे बुक में भी दिया हुआ है, पूरा अच्छे से आप लोग समझ सकते हो पढ़कर, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिए कि जो अल्कोहल होता है वो H को लिबरेट करने के बाद, H को निकालने के बाद नेगेटिव आयन को कैरी करता है ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, जैसे हम एल्कोक्साइड ग्रुप भी कह सकते हैं, या एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, क्योंकि आयन है इसके ऊपर, और H प्लस को इसने लिबरेट कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो आपका एल्कोक्साइड आयन बना है, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप होता है। ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, एक्यूमुलेट होने लगती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो जो इसने H प्लस को निकाला है, जो पॉजिटिव चार्ज को निकाला है, उसको ये तुरंत ही क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तुरंत ही इस H प्लस को कैरी कर लेगा, पकड़ लेगा, और फिर वापस से आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो जब H प्लस निकला ही नहीं, बाहर निकाल ही नहीं पा रहा है ये एल्कोक्साइड आयन बाहर, तो यहाँ पर OH माइनस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और फिर H2O बनेगा ही नहीं, मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात कि कोई भी आयन जो होता है वो अपने आप को क्या करता है? स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा था, यहाँ पर ये भी आयन ही है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, मजबूत नहीं बना पा रहा है, डीस्टेबलाइज हो जा रहा है, तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वापस से मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करने लगेगा। मतलब वो अल्कोहल वापस से बना लेगा, एल्कोक्साइड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एल्कोक्साइड आयन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वापस से अल्कोहल बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? एल्कोक्साइड आयन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वापस से वो H प्लस को लेकर अल्कोहल बना लेगा, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन जो है वो डीस्टेबलाइज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर प्लस आई ग्रुप अटैच है, जो ऑक्सीजन की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। एक तो ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा आयन। ठीक है, डीस्टेबलाइज मतलब कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उस फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो H को लेकर वापस से मॉलिक्यूल बना लेगा। ये दूसरा रीजन बताया मैंने। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कई सारे रीजन मैंने आपको बता दिया, कोई ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो वीक होता है, और जो अल्कोहल होता है वो मोर स्टेबल होता है, वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि साथ में एल्किल ग्रुप अटैच है, जो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है, H प्लस को रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। यहाँ पर ROH
और यहाँ पर RO-, ये होता है मोर स्टेबल, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। और ये होता है लेस स्टेबल, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो मोर स्टेबल होता है वही उसी फॉर्म में वो रहना चाहेगा, जो लेस स्टेबल होता है वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि प्लस आई ग्रुप की वजह से ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो इस वजह से ये आयन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एटम पे जो चार्ज है, अगर किसी एटम पे जो भी चार्ज है वो किसी वजह से घट रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और किसी वजह से बढ़ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। कोई भी चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी चार्ज हो उस एटम के ऊपर, अगर उस चार्ज की डेंसिटी घट रही है किसी वजह से तो वो आयन आपका स्टेबिलिटी कैरी करेगा। और अगर वो चार्ज की डेंसिटी बढ़ रही है किसी वजह से तो वो आयन डिस्टेबलाइज होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये भी मैंने आपको बताया है अपने पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, इस प्लस आई की वजह से और नेगेटिव बढ़ रहा है, और नेगेटिव बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ही वो चार्ज बढ़ेगा वो उतना ही डिस्टेबलाइज होगा, और जितना ही वो चार्ज घटेगा उतना ही वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है दोनों में, ठीक है, उल्टी रिलेशन, अपोजिट। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा। कई मेथड से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जो अल्कोहल होता है ये मोर स्टेबल, और जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो लेस स्टेबल। यहाँ तक आप पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि फिनॉक्साइड आयन है। ये तो हमने एल्कोक्साइड के बारे में पढ़ा ना, कि एल्कोक्साइड जो अल्कोहल होता है वो वीक क्यों होता है, क्यों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। और ये जो रीजन है आपका, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ये मैं अब बताऊंगी आपको कि क्यों फिनॉल मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन ये क्यों नहीं कर पाता है, ठीक है। इतना नोट करना है तो नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि कैसे फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन अल्कोहल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों नहीं कर पाता सब मैंने आपको डिटेल से बता दिया, क्योंकि अल्कोहल इसी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, एल्कोक्साइड आयन के फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो लेस स्टेबल होता है। इसी वजह से कोई भी आयन जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेस स्टेबल फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। कोई भी आयन लेस स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो मोर स्टेबल फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है H को निकालने के बाद अल्कोहल वो एल्कोक्साइड आयन बना रहा है जो लेस स्टेबल है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वापस से जो H को निकाला है वापस से इसको पकड़कर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा जो मोर स्टेबल फॉर्म है। इस वजह से जब ये अल्कोहल नहीं एग्जिस्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर लेता है, और ये मोर एसिडिक होता है अल्कोहल से। क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है वो H को रिलीज करने के बाद, H मतलब प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद जो आयन बनाता है उसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, जो मोर स्टेबल होता है। फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है ये आयन, फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल ये आयन होता है। तो इस वजह से ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में ही रहेगा। इस फॉर्म में रहने का मतलब क्या हुआ कि H को अपने आसपास फटकने नहीं देगा, H को कहेगा भाई तुम जाओ, और जितना ही मीडियम में, जितना ही सॉल्यूशन में H प्लस उपस्थित होंगे, प्रेजेंस उनकी ज्यादा होगी, ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस होंगे, इसका मतलब कि आपका ये जो कंपाउंड है ये मोर एसिडिक है। और ये बात समझ में, तो H प्लस को निकालने के बाद जो आयन बना वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोर स्टेबल है, तो ये H प्लस को जल्दी ले ही नहीं पाएगा। तो इस मीडियम में सॉल्यूशन में H प्लस की संख्या ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है रिएक्शन करेगा, वाटर बनेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इस वजह से ये ज्यादा आपका एसिडिक पावर इसकी ज्यादा होती है देन अल्कोहल से, ठीक है। अब क्यों होती है? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल आयन बनाता है फिनॉल, जिसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्या रीजन है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, बिल्कुल अपना बोर्ड पर ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज द फिनॉक्साइड आयन लेफ्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H प्लस को रिलीज करने के बाद जो आयन बना उसको हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस।
अब रेजोनेंस आपने जीओसी में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, सब चीज मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपका जो फिनॉक्साइड आयन बना फिनॉल से वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, बट द एल्कोक्साइड आयन इज नॉट, लेकिन एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं पाया जाता है। अब रेजोनेंस क्या होता है, जिसमें जिस कंपाउंड में जिस आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल्स होते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, मैंने भी इसको पढ़ा है जीओसी में। अब यहाँ पर तो भाई एल्किल ग्रुप है तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन तो हो सकता है लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस की वजह से ही किसी आयन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें तो भाई रेजोनेंस की कोई कहानी नहीं है, तो ये लेस स्टेबल हो गया। लेकिन इस एरोमेटिक कंपाउंड में आपका बेंजीन रिंग है तो रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसकी वजह से ये आयन आपका ज्यादा स्टेबल होगा और ये इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। H+ को निकालने के बाद इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और H+ आराम से किसी और से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये वीक था। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन बना है H को निकालने के बाद ये मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। अब रेजोनेंस, किसी कंपाउंड में रेजोनेंस पाया जा रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजोनेंस को शो कर रहा है? तो एक तो इसमें एरोमेटिक रिंग है, साथ में आपको बहुत ध्यान रखिए इस बात को कि इस तरह का अगर फॉर्म हो, इस तरह का बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से अगर एक अल्टरनेट फॉर्म में अगर बॉन्डिंग हो किसी कंपाउंड में तो उसमें कंजुगेशन पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, ये कंजुगेशन पाया जाता है। मतलब ये आपका पाई बॉन्ड, चूंकि डबल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, पाई बॉन्ड हुआ ना, एक सिग्मा बॉन्ड जो फिक्स रहता है अपनी जगह पर, और पाई बॉन्ड जो लूजली हेल्ड होता है, जो डीलोकलाइज होता है। तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो जब इधर आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होंगे क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है नेगेटिव। तो यहाँ पर रिपल्सन की वजह से ये भाई दूर भागेगा और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ वाला भी इसके रिपल्सन होगा, फिर ये इधर भागेगा, फिर क्या होगा, फिर ये इधर भागेगा। तो यहाँ पे टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड सब मैंने बताया आपको कि इस तरह से होता है कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, ठीक है। अब ये जो है वो इस तरह से डबल हेडेड से हम शो करते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा। जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था वो डबल हो गया, और जो डबल था वो सिंगल हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अभी मैं फिर से आपको बताऊंगी जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी फिनॉक्साइड आयन का, तब। अभी मैं आपको बता रही थी कि कहाँ पर रेजोनेंस होता है, कहाँ पर कंजुगेशन होता है। अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल और डबल बॉन्ड अगर हो तो वहां पर कंजुगेशन रेजोनेंस होने की संभावना, रेजोनेंस एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। कंजुगेशन आपका ओपन चेन में भी हो सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए, जो फिनॉक्साइड आयन आपका यहाँ पर बना है, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। ये मोर स्टेबल है, H को निकालने के बाद ये मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर नेगेटिव, अभी मैंने जो आपको समझाया उसमें केवल बॉन्डिंग मैंने दिखाया ना, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव हो तभी वो मूव करता है। जैसे आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सपोज दैट कि इस तरह से इसको बनाएंगे हम, इस तरह से बढ़िया से बना के दिखा रही हूं मैं आपको। C पर नेगेटिव है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, इस तरह से है, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पर ये इस तरह से होगा और ये आपका अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह से, इस तरह की अगर सिस्टम है तो ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव भी आपका कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये भी कंजुगेशन में होगा। ये इधर मूव करेगा नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन, तो ये दूर भागेगा, फिर यहाँ पर रिपल्सन, ये दूर भागेगा। टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है कंजुगेशन में। ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप बोलोगे पॉजिटिव कैसे मैम? पॉजिटिव भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है भाई, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या हाइपर कंजुगेशन? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है।
फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर है सपोज दैट, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बगल से इलेक्ट्रॉन को खींचा। अब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो ये बगल से खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब लास्ट में प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, इस कार्बन पर आ गया, ये वाला प्लस घूमकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे, जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया, जो सिंगल था वो डबल हो गया। ठीक है, तो प्लस होगा तो वो खींचेगा, नेगेटिव होगा तो वो देगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको GOC में आपको बताया है, कंजुगेशन कैसे होता है वो चीज। तो यहाँ पर आपका जो फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और आपको एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जो फिनॉल है, ठीक है, ये जो आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, ठीक है, और ये आपका अल्कोहल है, सपोज दैट CH3OH, ये अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, ये फिनॉल। तो यहाँ पर ये जो कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तब, कि ये जो ऑक्सीजन है फिनॉल का, वो जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अल्कोहल में जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि sp2 में आपने पढ़ा होगा sp2 sp3 पढ़ा है कि नहीं है, कि इन तीनों में sp मतलब क्या, कि 50% s करेक्टर है इसमें और 50% p करेक्टर। तो s करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है उस एटम की। ठीक है, जिस एटम में sp हो, जिस एटम का s करेक्टर ज्यादा हो, ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो, उसमें s करेक्टर ज्यादा होगा, 50% s करेक्टर होगा, जिसके वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींचने की क्षमता रखता है। ये 11th वगैरह में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए 3 एटम है, एक sp शो कर रहा है, एक sp2 शो कर रहा है, एक sp3 शो कर रहा है। इसका मतलब कि जिस एटम की हाइब्रिडेशन sp होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, और जिसकी sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन, वो एटम उतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा क्योंकि उसमें s करेक्टर सबसे कम है। आई बस समझ में, s करेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता रहा है, जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, s करेक्टर मतलब s ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है, s करेक्टर मतलब s ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा, ठीक है, sp मतलब क्या, 50% s 50% p, sp2 फिर sp3, तो सबसे कम s करेक्टर sp3 में होता है, सबसे ज्यादा s करेक्टर sp में होता है। तो जिसकी वजह से ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिनॉल की केस में, तो यहाँ पर जो कार्बन है ये sp2 है, इसका मतलब कि इस कार्बन से ये वाला कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इस कार्बन से, अल्कोहल के कार्बन से फिनॉल का जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन अटैच है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये कि ये कार्बन जो है इस बीच के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, और ये कम खींच पाएगा क्योंकि ये sp3 है और ये sp2 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से O और H के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर भी खिंचाव होगा। अब ऑक्सीजन के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, बगल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये H+ के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन इसमें नहीं हो पाता है क्योंकि इसका s करेक्टर भी आपका कम है। तो ये आपका, ठीक है, तो ये बताने का क्या रीजन था इसका रीजन ये था कि ये आपका रेजोनेंस क्यों शो कर रहा है, क्यों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है, क्यों ये मोर स्टेबल है फिनॉक्साइड एंड, इसलिए मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा, और इस फिनॉल का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये कार्बन, तो इस ऑक्सीजन की चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको भूख लगेगी,
और भूख लगेगी तो बगल से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा, मतलब अपना पेट भरने के लिए खाना बना लेगा, ये खाना किसी का मांग लेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, क्योंकि ये sp2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन क्या होगा, इजिली H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, इजिली H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, O के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो H+ के रूप में निकल रहा है ना, उसका इलेक्ट्रॉन इस भूखे ऑक्सीजन ने ले लिया। क्योंकि ये भूखा क्यों हो गया, क्योंकि ये sp2 कार्बन से अटैच है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर जब आ गया तो अब चूंकि ये कार्बन जो है sp2 है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऑक्सीजन से तो ये माइनस चार्ज इधर मूव कर जाएगा। जब ये इधर मूव करेगा, अब इस कार्बन की 5 तो हो नहीं सकती है, कार्बन की जो वैलेंस बॉन्डिंग है वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जब ये मूव करेगा तो इस कार्बन का तो 5 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, जो पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बगल वाले कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली हेल्ड है, डीलोकलाइज जो हो रहा है, उसके बीच में रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है। रिपल्सन होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके दूर भागेगा और इस कार्बन पे जाकर एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, तब मैंने बताया है आपको। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों भागेगा, सिग्मा क्यों नहीं भागेगा, सिग्मा भाई एक जगह पे फिक्स है, पाई जो है वो मूव कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना ये। तो ये इस तरह से वो डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये भागकर यहाँ आ गया बेचारा पाई इलेक्ट्रॉन्स की, भाई वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ऊपर से, तो ये रिपल्सन की वजह से यहाँ आकर जमा हो गया। अब इसके वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हो गया, ये बाकी के ये वाले और ये वाले अनटच्ड है तो हम ऐसे बना देंगे, और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आके जमा हो गया, और ऊपर आपका डबल बॉन्ड O हो गया। अब इतना होने से क्या हुआ, इतना होने से ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही खत्म हो गया। तो जो बाहर इसने H+ को रिलीज किया है वो इस ऑक्सीजन के पास फिर आ नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो भाई आराम से घूम रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव होता तो आने की संभावना होती, लेकिन नेगेटिव तो खत्म हो गया रिजोनेंस की वजह से, नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगा। तो H जो है वो बाहर ही अपना घूम रहा है, रिएक्शन कर रहा है मस्त एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां से क्या होगा कि वापस से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो आपका जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बनेगा। अब यहां से क्या होगा फिर इस तरह से, और ये नेगेटिव इधर मूव किया, डबल बन गया, ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आकर एक्यूमुलेट हो गया। ये जस का तस है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा बन गया तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये क्यों मूव कर रहा है, यहाँ पे मैंने मूव क्यों कराया, मैंने आपको बताया कंजुगेशन में होना चाहिए, मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कंजुगेशन होना चाहिए। इस कार्बन पर नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इस तरह का आपका पैटर्न होना चाहिए। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर एक्यूमुलेट किया, इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका बनेगा 4th नंबर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया ऐसे, इधर बन गया, इधर नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है, ठीक है, यहां समझ में आ रहा है। तो ये आपका बन गया 4th नंबर। अब लास्ट हम बनाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लास्ट में वही स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो पहले था, बस अंतर क्या होगा
कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा, वैसे भी वो चारों तरफ डीलोकलाइज घूमते रहते हैं वो पूरा, ठीक है, बस हम दिखाते हैं कि हाँ हमारा स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से, यहाँ ऐसे हो गया, ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पास एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जहां से आया था भाई वहीं चला जाएगा, और ये आपका इस तरह से हो गया, वो ऊपर वापस से नेगेटिव आ गया। तो ये हो गया 5th नंबर, बस आपका कंप्लीट हो गया। देखो ये एक्चुअली में इसका अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो उसमें हम इस तरह से गोल दिखाते हैं। गोल दिखाने का मतलब कि वो रिंग पे घूम रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिजियोनेटिक स्ट्रक्चर्स में हम बॉन्डिंग दिखाते हैं ना, इसलिए हमें लास्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को चेंज दिखाना पड़ता है, पाई बॉन्ड को हमें चेंज दिखाना पड़ता है। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो हमें चेंज करके दिखाना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, पूरा रिंग पूरे कार्बन में वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जब रहेगा ही नहीं, तो जो H+ को उसने रिलीज किया है वो वापस से आ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका H+ बाहर निकला हुआ है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, वाटर बना लेगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है और आपके अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है। ये मोर स्टेबल, मोर एसिडिक होता है दैन अल्कोहल, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ा कि अल्कोहल से फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है और फिनॉक्साइड आयन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब फिनॉल के आर्थो पैरा मेटा पोर्शन पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दे, कोई प्लस आई ग्रुप कोई माइनस आई ग्रुप लगा दे, तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा फिनॉल का, ठीक है। और 4-5 अगर हमने कंपाउंड दे दिया, कोई आर्थो वाला, कोई पैरा वाला, कोई मेटा वाला, तो आपको वहां पर बताना होगा कि किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, किसकी कम होगी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर कंपटीशन। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आते ही है, लेकिन कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे फिनॉल चैप्टर में सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल लाइक इस वीडियो को दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे की वीडियो को बनाने के लिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।